वेलकम टू स्टडी भारत में आपका स्वागत है। मुगल वंश के बाद आज हम जानने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बहमनी साम्राज्य का उद्भव किस तरह हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल चल रहा था तो वैसी कौन सी परिस्थितियां बनी और बहमनी साम्राज्य में कितने तरह के वैसे शासक आए जिन्होंने कि इस राज्य को स्थायित्व दिया, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हुए जिसके के कारण इसका पतन भी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्कन में अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 एडी में बहमनी साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, इसकी स्थापना की गई। और दक्कन के जो सरदार थे उन्होंने दौलताबाद के किले पर अधिकार कर इस्माइल के नेतृत्व में अपने आप को नसीरुद्दीन शाह के नाम से अपने आप को दक्कन का राजा घोषित किया। सबसे पहले तो इसमें यह जानने वाली बात है कि मोहम्मद तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनकी कुछ ऐसी नीतियां थीं, कुछ ऐसे योजनाएं उन्होंने पारित की थी जो कि पूर्ण रूप से असफल हो गई, पूरी तरह से वो विफल हो गई। और उसी के कारण जो आक्रोश उद्भव हुआ, जिस आक्रोश का निर्माण हुआ, उसके कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया। इस विद्रोह में दौलताबाद के पास भी विद्रोह किया गया, जैसे कि बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे जिसे कि हम इस्माइल मक और हसन गंगू के नाम से जानते हैं। इस्माइल मक और हसन गंगू वे थे जिन्होंने कि विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इस नेतृत्व में उसका साथ दिया था कुतलुक खां ने। कुतलुक खां को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही दौलताबाद में यानी कि दक्षिण भारत में भेजा गया था, वहाँ पर देख रेख के लिए। लेकिन सुल्तान की जो पॉलिसी सामने आई उसके बाद कुतलुक खां, जिसे कि खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने उला उल मुल्क की उपाधि दी थी, वो भी सुल्तान से तंग आकर उसने क्या किया, उसने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह का अंग बन गया जिसका कि नेतृत्व इस्माइल मक और हसन गंगू के हाथ में था। जब इनके द्वारा विद्रोह किया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक खुद ही देवगिरी पहुंचते हैं और अपने हाथों से उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया। क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक खुद देवगिरी आते हैं तो उस समय इसका अंत करना बहुत ही आसान था, क्योंकि उनका खौफ इतना था। और शाही सेना ने जिस तरह से काम किया उसके कारण इस विद्रोह को बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया। इस्माइल मक और हसन गंगू वे सभी देवगिरी छोड़कर भाग गए, लेकिन इन सभी के बीच में गुजरात के क्षेत्र में भी विद्रोह हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को गुजरात जाना पड़ा, और जैसे ही वे गुजरात के लिए निकलते हैं देवगिरी से तो वापस यहाँ फिर से विद्रोह हो जाता है। और अंत में क्या होता है, अंत में इस्माइल मक को वहाँ की जनता ने इस्माइल मक को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। क्योंकि इस्माइल मक वो शख्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, वो थोड़े से अयोग्य भी थे, क्योंकि उनकी जो सोच थी बूढ़ा होने के कारण ही उसने उनका जो एक साथी था जिनका कि नाम था हसन गंगू के उपलक्ष्य में अपना शासन को छोड़ दिया, यानी कि उसके पक्ष में शासन का त्याग कर दिया। इनका नाम था हसन गंगू। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जफर खां को ही हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। जफर खां को सरदारों ने 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया। उसने अपने को ईरान के इसफनंदियार के पुत्र बहमन शाह का वंशज बताया, जबकि फरिश्ता जी ने कहा है कि वह प्रारंभ में एक ब्राह्मण गंगू का नौकर था। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि हसन गंगू जो ये बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य का नाम बहमनी क्यों पड़ा, इसके बारे में इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। अगर फरिश्ता की बात करें तो फरिश्ता का कहना है कि हसन गंगू सबसे पहले कहाँ काम करता था, वो दिल्ली के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जो ब्राह्मण कुल के थे। वे उनका नाम था गंगू, उसका सेवक था। और जब वह गंगू के यहाँ सेवक थे तो उस समय वो खेत जोता करते थे। जब एक दिन वे खेत जोत रहे थे, यानी कि हसन गंगू ने जब खेत की जुताई कर रहा था जिस समय, उस समय उसे
जमीन से गिरा हुआ एक तांबे का घड़ा मिलता है जिसमें कि बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं रहा करती थी, और उसके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। उसने ये क्या किया, उस गंगू ने, हसन गंगू ने इस स्वर्ण भरी मुद्राओं को अपने स्वामी को भेंट कर दिया। इससे ब्राह्मण स्वामी जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने एक पैरवी करवाकर, यानी कि मोहम्मद तुगलक से कहकर उसे नौकरी दिलवा दी। और यह वही ब्राह्मण ज्योतिषी है जिसने कि हसन गंगू के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि वह एक दिन सुल्तान बनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ थी उसके कारण गंगू ने यह भविष्यवाणी की थी कि हसन गंगू एक दिन सुल्तान बनेगा। और उसी ब्राह्मण जो उसके सरदार थे उसके प्रति कृतज्ञता को बताने के लिए ही हसन गंगू ने अपने वंश का नाम बहमनी साम्राज्य रख लिया। बहमनी मतलब होता है ब्राह्मणी। लेकिन दूसरी तरफ अगर फरिश्ता की बात करें तो आधुनिक विद्वानों में फरिश्ता का नाम आता है, स्मिथ का नाम आता है। इन्होंने इस मत का समर्थन नहीं किया है। इनके अनुसार, जैसे उन्होंने कहा है, स्मिथ जी ने कहा है कि हसन जैसे क्रूर और जिस तरह की वह धर्मांध पॉलिसीज अपनाते थे, यानी कि एक धर्मांध मुसलमान सुल्तान थे, वे अपने आप को ब्राह्मण कहलाने में बिल्कुल भी संदेह होता है इसमें कि वे अपने आप को ब्राह्मण कहलाना पसंद करेंगे। इस तरह से अगर फरिश्ता की बात किया जाए तो फरिश्ता के द्वारा जो यह बताया जा रहा है कि हसन गंगू का जो सरदार था, ब्राह्मण सरदार, उसके नाम के अनुसार, उसके नाम के कारण इस वंश का नाम बहमनी साम्राज्य पड़ा है, तो यह बिल्कुल ही निरर्थक साबित होता है। इसके बाद बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तब उस समय उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया था एहसानाबाद कर दिया था। और इसके बारे में बताया जाता है कि हसन गंगू ने, यानी कि जब वो 1347 में राजा बनते हैं तो उस समय गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलबर्गा का जो स्थान है वो दौलताबाद के दक्षिण में स्थित है और कहा जाता है कि गुलबर्गा को राजधानी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे कि उसमें एक फ़कीर का नाम आता है जिसका कि नाम है गेसू दराज फ़कीर। कहा जाता है कि गेसू दराज फ़कीर गुलबर्गा के क्षेत्र में ही रहा करते थे और इसी कारण वह क्षेत्र जो था, यानी कि गुलबर्गा का जो क्षेत्र था, वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था। अगर राज्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो हसन गंगू ने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों राज्यों को, अपने आसपास के जो राज्य थे उसे पराजित किया था, अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। जैसे कि अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में, दौलताबाद के पूर्व में कौन सा स्थान था? मोंगीर का जो जगह था वह दौलताबाद के पूर्व की तरफ स्थित था और यहाँ पर हसन गंगू ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा में ध्यान दे तो उसका साम्राज्य गंगा नदी के तट तक पहुँच गया था। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा नदी, दक्षिण में कृष्णा नदी के तट पर, और पश्चिम में तो दौलताबाद को उसने टच कर ही लिया था। कहा जाता है कि बहमनी साम्राज्य जो था इसे 4 प्रांतों में बांटा गया था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। 4 फरवरी 1358 को उसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत सिंहासन रूढ़ होने वाले शासकों में फिरोज शाह बहमनी सबसे योग्य शासक माना जाता है। बहमनी शासकों में बहुत सारे शासकों का आगमन हुआ था, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहले तो अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम, फिर बहमनी शाह प्रथम, मुजाहिद बहमनी, दाऊद बहमनी, मोहम्मद बहमनी शाह द्वितीय, गयासुद्दीन बहमनी, फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके शासनकाल में बहुत सारे आंतरिक जो दल हुए उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया था। इसके बाद अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह, हुमायूं, निजाम, मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय, महमूद शाह बहमनी और सबसे अंत में कलीमुल्लाह बहमन शाह। कलीमुल्लाह बहमनी शाह के साथ ही 1538 ईस्वी में इसका अंत हो जाता है। बहमनी का साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी का जो साम्राज्य है वो बिल्कुल ही अगल बगल में स्थित थे और एक तरफ जहाँ विजयनगर का साम्राज्य हिंदू धर्म का परिचायक था, वहीं दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य के जितने भी सुल्तान आए वे सभी मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। तो इन दोनों के बीच हमेशा ही युद्ध हुआ करता था। इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो धर्म भी बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा वे दोनों एक दूसरे की जो ज़मीन थी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा उर्वरक ज़मीन थी, उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो
इस वजह से भी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे। यहाँ पर बहमनी साम्राज्य से युद्ध बताया जा रहा है। बहमनी अपने पड़ोसी विजयनगर के हिंदू राज्य से लगातार अनबन किया करते थे, उनके साथ युद्ध किया करते थे। विजयनगर राज्य का उस समय तुंगभद्रा नदी के दक्षिण और कृष्णा नदी के उत्तरी क्षेत्र में साम्राज्य फैला हुआ था। पश्चिमी दिशा की ओर बात करें तो पश्चिम की जो सीमा थी वह बहमनी राज्य से मिलती थी और विजयनगर राज्य के दो मजबूत किले यानी कि मुदगल और रायचूर बहमनी सीमा के निकट ही थे। इन किलों पर बहमनी सल्तनत और विजयनगर राज्य दोनों आंख लगाए हुए रहते थे और इन दोनों राज्यों में धर्म का जो अंतर था उसके कारण भी बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य में हमेशा संघर्ष हुआ करता था। तो यहाँ पर अगर साम्राज्यिक दृष्टिकोण से देखें तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों का साम्राज्य कैसा था, एक दूसरे से लगा हुआ था, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों के बीच में क्षेत्र के साथ साथ बहुत सारे जो किले थे जैसे कि मुदगल का किला या फिर रायचूर का किला, इन दोनों के ऊपर दोनों की निगाहें रहा करती थी। इसके अलावा दोनों के बीच जो धर्म का विभाजन था यानी कि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों सुल्तानों को इन दोनों धर्मों के कारण भी उनके बीच निरंतर युद्ध हुआ करता था। बहमनी सल्तनत की स्थापना के बाद ही उन दोनों राज्यों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और वे तब तक चलती रही जब तक कि बहमनी सल्तनत कायम रही। बहमनी सुल्तानों के द्वारा पड़ोसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के सभी प्रयास निष्फल हुए। क्योंकि बहमनी के अलावा विजयनगर का जो साम्राज्य था, विजयनगर के साम्राज्य के का जो निर्माता थे हरि और बुक्का, उनके बाद वहाँ पर जितने भी वंश का शासनकाल आया था उन सभी में एक के बाद एक बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली, समृद्धशाली शासक हुआ करते थे। तो इस तरह से देखें तो बहमनी अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र तो था ही, लेकिन विजयनगर का जो साम्राज्य था वो भी कम नहीं था, वो पीछे रहने वाला नहीं था। उसमें भी बहुत सारे ऐसे सम्राट आए जिन्होंने कि उसे कभी भी हारने नहीं दिया। अगर हारा भी तो बहुत ही कम समय के लिए, फिर उसे वापस जीत लिया जाता था। कृष्णदेवराय की बात करें तो कृष्णदेवराय का नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य में। बहमनी सुल्तानों के द्वारा पड़ोसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। यद्यपि इन युद्धों में अनेक बार बहमनी सुल्तानों को विजय भी मिली और रायचूर के जो दोआब थे वहाँ पर विजयनगर के राजाओं के मुकाबले बहमनी सुल्तानों का अधिकार ज़्यादा दिखाई देता था, क्योंकि उनका जो आधिपत्य था तो वह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत थी, लेकिन बहमनी के जो सुल्तान हुआ करते थे उनका अधिकार वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता था। अब है तख्त के लिए रक्तपात। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वहाँ पर हर चीज़, तख्त के लिए जो भी चीज़ किया जाता था वो रक्तपात पे ही डिपेंडेंट था। हर तरह के जो भी उत्तराधिकारी होते थे या फिर वैसे मंत्री जो कि बहुत ज़्यादा शक्ति अर्जित कर लेते थे, वे तख्त को पाने के लिए रक्तपात का ही सहारा लेते थे, यानी कि तलवार का ही सहारा लिया जाता था। 4 सुल्तानों का कत्ल कर बहमनी साम्राज्य में 4 सुल्तानों का कत्ल कर दिया गया था और इसके अलावा 2 जो अन्य सुल्तान थे उन्हें जबरन यानी कि ज़बरदस्ती गद्दी से उतार के अंधा करवा दिया गया था, ताकि बाद के समय में वे फिर से सुल्तान की गद्दी के लिए दावा ना कर सके। इसमें पूरा 14 सुल्तान आते हैं। बहमनी साम्राज्य जो है उसमें 14 सुल्तानों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। उसमें से केवल 5 सुल्तान ही ऐसे होते हैं जिनकी की मौत खुद की अपनी मौत से ही वे मृत्यु को प्राप्त हुए। इसमें अगर 9वें सुल्तान की बात करते तो उनका नाम था अहमद। उसने राजधानी गुलबर्गा से हटकर बीदर बनाई, यानी कि उसने अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया था, जो कि सबसे पहले हसन गंगू के द्वारा गुलबर्गा को राजधानी बनाई गई थी। बाद के समय में अहमद के द्वारा उसे परिवर्तित करके बीदर बनाया गया और यहाँ पर उसने बहुत ही आलीशान इमारतों का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद देखने को मिलते हैं शासनिक पद। बहमनी राज्य की आबादी में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, इसलिए सुल्तान ने राज्य के बाहर के मुसलमानों को वहां आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। दिल्ली सल्तनत में अगर देखें तो बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी ने भी क्या किया, बाहर से कुछ लोगों को
भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया, बहुत सारे उसके लिए स्कीम्स चलाए, बहुत सारे उपाय निकाले ताकि वो भारत में आके भारत में मुसलमानों को की आबादी को बढ़ा सके। उसी तरह का कार्य दक्षिण में देखने को मिलता है बहमनी शासकों के द्वारा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, बहुत से विदेशी मुसलमान वहाँ आके बस गए, यानी कि बहमनी साम्राज्य में आकर बस गए। और जो कि ज़्यादातर बाहर से जो भी मुस्लिम आए थे वे शिया संप्रदाय को मानने वाले थे। तो फिर यहाँ पर एक गुट का निर्माण होता है। बाहर से जो भी मुसलमान आए थे वे शिया धर्म को मानने वाले थे, और यहाँ पर जो पहले से मुसलमान रह रहे थे वे सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। तो विदेशी मुसलमानों के जो बढ़ते हुए प्रभाव है उससे खिन्न होकर दक्षिणी और अबिसिनियाई मुसलमान जो कि ज़्यादातर सुन्नी थे, उन दोनों के बीच शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और शासनिक पद के लिए एक दूसरे की दावेदारी के लिए वे आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसके बाद है बहमनी सल्तनत का पतन। 10वें सुल्तान अलाउद्दीन द्वितीय के शासनकाल में दक्षिणी और विदेशी मुसलमानों के संघर्ष ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया था। 1481 ईस्वी में 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय के राज्यकाल में मोहम्मद गवाह को फांसी दे दी गई थी, और मोहम्मद गवाह के बाद ही वहाँ की जो प्रशासनिक अवस्था है वो दिन ब दिन गिरती चली गई। मोहम्मद गवाह जो थे वो 11वें सुल्तान हुमायूं के समय में बहमनी सल्तनत के वजीर के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे, और उन्होंने दिल से राज्य की सेवा की थी। महमूद गवाह की मौत के बाद भी बहमनी सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है। सल्तनत स्वतंत्र राज्य। अगले और आखिरी सुल्तान महमूद के काल में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है, जैसे कि बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। जी इन सब के जो सूबेदार हुआ करते थे उन्होंने क्या किया कि अपने आप को 5 अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और इन 5 राज्यों ने 17वीं शताब्दी तक अपना अस्तित्व बनाए रखा था, तब तक के लिए जब तक कि मुगल साम्राज्य को ने इसे अपने अंदर मिला नहीं लिया था। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र किसके द्वारा बसाया गया था। जैसे कि बरार के क्षेत्र की बात करें तो इसे बताया गया था फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा। यह जिस वंश से संबंध रखते थे उसका नाम था इमाद शाही वंश, और इनका जो इलाका था वो एलिजपुर गाबिलगढ़ में देखा जा सकता है। ईस्वी सन की बात करें तो बरार का जो निर्माण हुआ था वो 1484 ईस्वी के लमसम में हुआ था। इसके बाद दूसरा जगह देखने को मिलता है बीजापुर। बीजापुर का निर्माता था यूसुफ आदिल खां, या आदिल शाही वंश से संबंध रखते थे, और इनका क्षेत्र था नौरसपुर में। अगर बीजापुर की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1489 टू 90 इनके बीच में किया जाता है। इसके बाद आता है नाम अहमदनगर का। अहमदनगर के जो फाउंडर थे उनका नाम है मलिक अहमद। यह निजाम शाही वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका क्षेत्र है जुन्नार, यानी कि अहमदनगर में जुन्नार। शासनकाल की बात करें तो इनका जो स्थापना का काल है वो 1490 AD में देखने को मिलता है। इसके बाद चौथे नंबर में आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा के जो फाउंडर थे वे हैं कुली कुतुब शाह, या कुतुब शाही वंश से बिलोंग करते थे, उससे संबंध रखते थे, और गोलकुंडा ही इनका एरिया था। इसकी अगर स्थापना का वर्ष देखें तो वो देखने को मिलता है 1512 से 1518 ईस्वी के बीच में। बीदर अमीर अली बरीद, यह बरीद शाही वंश से संबंध रखते थे, और इनका है 2627 यानी कि 1526 से 27 के बीच में। चूँकि बहमनी का जो साम्राज्य था वो मुस्लिम सुल्तानों का साम्राज्य था, तो इस समय में यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें इस्लामी शिक्षा का ज़्यादा भाव देखने को मिलता है। यहाँ इस्लामी शिक्षा के बारे में बताया जाता है कि बहमनी सल्तनत से कोई खास फायदा नहीं पहुँचा था। कुछ बहमनी सुल्तानों ने इस्लामी शिक्षा को कुछ प्रोत्साहन दिया और राज्य के पूर्वी भाग में सिंचाई का भी प्रबंध किया, लेकिन उनकी लड़ाइयों, नरसंहार और आगजनी से प्रजा को बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यह देखने को मिलता है कि बहमनी साम्राज्य का जब से भी निर्माण हुआ था तब से लेकर के अंत तक निरंतर ही वह किसी न किसी युद्ध में लिप्त रहा है। और युद्ध में अगर सम्राट युद्ध में लिप्त रहता है तो उस समय क्या होता है, वह सामाजिक या तो फिर सांस्कृतिक कार्यों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। इसका सीधा प्रभाव पड़ता है वहाँ की आम जनता पर, जो कि अगर
सुल्तान बहुत ज़्यादा युद्ध में लिप्त रहते हैं, युद्ध में बिजी रहते हैं, तो उस समय वहाँ की जो जनता रहा करती है उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बहमनी साम्राज्य की समृद्धि और ऐश्वर्य की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि इस सल्तनत में साधारण प्रजा की दशा बहुत ही दयनीय थी। जैसा कि रूसी व्यापारी जिनका के नाम है एथनासियस निकितन, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है। यात्रा वृत्तांत में इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बहमनी राज्य के समय में यहाँ की यात्रा की थी और 4 वर्ष का समय जो था वह बहमनी राज्य को ही दिया था। जैसे कि 1470 से लेकर 1474 ईस्वी तक का जो समय था वह भारत भ्रमण के लिए ही आए हुए थे। तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जो लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि भूमि पर जनसंख्या का भार बहुत ही ज़्यादा था, जबकि अगर दूसरी ओर देखें अमीर लोगों की बात करें तो अमीर लोग बहुत ही समृद्धि और ऐश्वर्य का जीवन बिताते थे। यहाँ वे यानी कि अमीर जहाँ कहीं भी जाते थे उनके लिए चांदी के पलंग पहले से ही रवाना कर दिया जाते थे और उनके साथ बहुत सारे घुड़सवार, सिपाही, मसालची और गवई ये चलते थे ताकि उस अमीर जादे को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि दूसरी तरफ अगर आम जनता की बात करें तो उन्हें शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता था और उनका जो काम था जैसे कि वे जितना उत्पादन करते थे तो मैक्सिमम चीज़ तो उन्हें टैक्स में ही पेड करनी होती थी, तो उनका जो गुजारा भत्ता था वो बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। अब देखते हैं बहमनी साम्राज्य का इतिहास क्या था। बहमनी साम्राज्य के इतिहास में बताया जा रहा है कि दक्कन में अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम से ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चूँकि इसके पहले बताया जा चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस तरह से इस्माइल खां के नेतृत्व में एक विद्रोह किया गया था, जिसमें कि कुतलुक खां ने अपना भरपूर समर्थन दिया था। कुतलुक खां मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक सरदार था जिसे कि सुल्तान ने उला उल मुल्क की उपाधि दी थी, जो कि बाद के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के जो रवैये थे, जो कि योजनाएं थे, उससे संतुष्ट नहीं हुआ और इसी कारण उसने इस्माइल खां का साथ दिया था। बहमनी साम्राज्य के शासकों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जफर खां का। जफर खां का शासनकाल माना जाता है 1347 टू 1358 AD तक। और यह यानी कि जफर खां का जो नाम है वह है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसे आम बोलचाल की भाषा में हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं और सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम इसका यही है, हसन गंगू। उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और 1347 में सुल्तान के सिंहासन पर बैठा, यानी कि बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। सबसे पहले उसने गुलबर्गा को अपने राजधानी बनाया और उसका नाम गुलबर्गा से बदलकर अहसानाबाद रख दिया। अपने साम्राज्य के शासन में उसने चारों तरफ यानी कि चारों तरफ के जो प्रांत थे उसे विभाजित कर दिया, जैसे कि गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक का जो एक प्रांत था, एक प्रांत के अंदर एक शासक को रखा गया था। दूसरी तरफ गुलबर्गा का तरफ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर को भी शामिल किया गया था। हिंदुओं के जो दक्षिण के जो हिंदू शासक थे उसे भी उसने कुछ समय के लिए अपने अधीन कर लिया था। जैसे कि बहुत सारे हिंदू शासक तो नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर नाम विजयनगर साम्राज्य का देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे भी शासक विजयनगर साम्राज्य में आए जिसे कि बहमनियों के द्वारा आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा था। इसने अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान किया था और हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगर हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया जाता है तो इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय के जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे वे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उसने अपने शासन के अंतिम दिनों में बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार कर लिया, जो कि पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि वह अपने अर्ध पौराणिक ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज है, किंतु लोक श्रुतियों के अनुसार बहमन शाह उसके ब्राह्मण आश्रयदाता के प्रति आदर का प्रतीक थे। तो
ब्राह्मण आश्रय दाता जो थे उसका जो उसकी जो नीति है यानी कि उसका जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वह फरिश्ता के द्वारा बताया गया था। जबकि फरिश्ता के अलावा और किसी अन्य लोगों के अन्य इतिहासकारों की बात करें तो वे इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हसन गंगू का जो वंश है उसके बारे में अलग अलग लेखकों का अलग अलग अपना अपना मत प्रदान किया गया है। तो हसन गंगू के बाद अब बारी आती है मोहम्मद शाह प्रथम की। यहाँ बताया जा रहा है कि उसने शासन का कुशल संगठन किया। उसके काल की सबसे बड़ी घटना थी विजयनगर और वारंगल से युद्ध, और इसी काल में बारूद का सबसे पहले उपयोग किया गया था। यानी कि बारूद के बारे में दक्षिण भारत में अगर बारूद के प्रयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा किया गया था, और इसने सेना में एक नई क्रांति का भी निर्माण किया। सेना के जो सेना नायक थे, सेना नायक को अमीर ए उमरा कहा जाता था इसके शासनकाल में, और उसके नीचे के जो भी अधिकारी हुआ करते थे उसे बारबरदान कहा जाता था। तो अगर मोहम्मद शाह प्रथम की बात करें तो मोहम्मद शाह प्रथम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सुल्तान हुआ करता था। उसने तेलंगाना और विजयनगर पे कुछ समय के लिए विजय तो हासिल की ही थी, यहाँ तक कि उसने तेलंगाना पर जो अपना युद्ध लड़ा था जो कि लगभग 2 साल तक चला था, तो युद्ध क्षति के रूप में उसे काफ़ी ज़्यादा धन मिला था। जैसे कि कुछ इतिहासकारों की माने तो कहा जाता है कि तेलंगाना से युद्ध क्षति के रूप में मोहम्मद शाह प्रथम ने 33 लाख रुपए लिए थे उस समय, यानी कि मध्यकालीन भारत में। इसके अलावे मुगलक का जो दुर्ग था उसमें मुस्लिम सेना की जो हत्या करवा दी गई थी विजयनगर के शासकों के द्वारा, उसका बदला लेने के लिए ही उसने मोहम्मद शाह ने विजयनगर पे आक्रमण किया था, और उसमें विजयनगर का तत्कालीन सम्राट था बुक्का, जिसकी की हार हो जाती है। और जब मोहम्मद शाह प्रथम की जीत होती है तो उसने अपने मुस्लिम भाइयों की जो हत्या की गई थी उसका बदला लेने के लिए उसने 5 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। और यह वही शासक है, यानी कि मोहम्मद शाह प्रथम के ही शासनकाल में 8 मंत्रियों के एक परिषद की घोषणा की जाती है, यानी कि 8 मंत्रियों का एक परिषद बनाया जाता है। वो जो 8 मंत्री हुआ करते थे उनमें सबसे पहला नाम आता है प्रधानमंत्री, फिर निरीक्षक मंत्री, फिर अर्थ मंत्री, देन परराष्ट्र मंत्री, उप अर्थ मंत्री, पेशवा मंत्री, कोतवाल मंत्री और फिर न्याय मंत्री। ये 8 जो निरीक्षक थे, ये 8 जो मंत्रियों का निर्माण किया गया था। इसका बाद के समय में पेशवाओं के द्वारा भी पालन किया जाता है। इसके बाद आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। यह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। इसके बारे में बताया जाता है कि उसने एशिया या फिर अफ्रीका को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए कहा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहमनी अमीर वर्ग अफ्रीकी और दक्षिणी 2 गुट में विभाजित हो गए थे, और यह दलबंदी बहमनी साम्राज्य के पतन का बहुत ही बड़ा कारण बना था। फिरोज शाह बहमनी की सबसे अच्छा काम की बात करें तो उसने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया था। बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर हिंदुओं को रखा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसी समय दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई थी, और सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा पश्चिमी एशियाई देश जैसे कि ईरान, इराक और अरब देशों से विदेशी मुसलमानों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था, और उसने अकबर के फतेहपुर सिकरी की तरह ही भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली थी। गुलबर्गा युग के सुल्तानों में यह अंतिम सुल्तान था। इसके शासनकाल में गुलबर्गा का अंत गेसुदराज के साथ संघर्ष के कारण दूषित हो गया था। गेसुदराज जो कि बहुत ही बड़े जिसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो फकीर थे। तो गेसुदराज और
फिरोज शाह, इनके इनके बीच का जो संबंध था वो बहुत अच्छे नहीं थे, और दोनों के बीच युद्ध जो भी संघर्ष हुआ, उसके बाद गेसुदराज की हत्या करवा दी जाती है। और जब उसकी हत्या होती है तो कहा जाता है कि गेसुदराज की हत्या के कारण ही वो जो क्षेत्र था वो अपवित्र हो गया, दूषित हो गया, क्योंकि गेसुदराज को एक पवित्र फकीर के रूप में जाना जाता था। और यही वह कारण था जिसके कारण कि बहमन शाह ने अपनी राजधानी देवगिरी न रखकर, दौलताबाद न रखकर गुलबर्गा रखी थी। तो फिरोज शाह के बाद नाम आता है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का। इसका शासनकाल देखें तो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक का माना जाता है। इसने सबसे पहले गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाई, और बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम रख दिया गया, यानी कि अपने नाम के आधार के ऊपर ही बीदर का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। इसके शासनकाल में इस दलगत राजनीति यानी कि दक्कनी और अफ्रीकी, जो कि इसके पहले के शासक के द्वारा ये बनवाया गया था, यानी कि मोहम्मद शाह प्रथम के काल में जो बीजारोपण किया गया अफ्रीकी यानी कि बाहर से जो सिया मुसलमान आए और यहाँ के जो सुन्नी मुसलमान रहने वाले थे, उनके बीच जो सांप्रदायिक भावना था उसका बीजारोपण किया गया था मोहम्मद शाह प्रथम के समय में, जो कि बाद के समय में शिहाबुद्दीन अहमद के समय में देखने को मिलता है। यानी कि फिरोज शाह ने जिस तरह की नीतियों का पालन किया उसका प्रभाव बाद के शासकों के समय में देखने को मिलता है। उसका शासनकाल माना जाता है, यानी कि शिहाबुद्दीन अहमद का जो शासनकाल माना जाता है वह न्याय और धर्मनिष्ठा के लिए माना जाता है। और यही वह कारण है, यानी कि उसकी न्याय और धर्मनिष्ठा, इसी के कारण उसे इतिहास में अहमद शाह हवली या फिर संत अहमद का भी नाम दिया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संत अहमद का भी जो नाम दिया गया है वह इसे ही दिया गया है। इसके बाद नाम आता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का, 1436 से 1458। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद अपने पिता अहमद प्रथम की ही तरह योग्य और संकल्प युक्त शासक नहीं था। उसके शासनकाल में अफ्रीकियों के आगमन के पहले से कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसी के काल में ईरानी यानी कि अफ्रीकी जो थे निवासी, उनका नाम था महमूद गवाह का उत्कर्ष देखने को मिलता है। वह पहले एक व्यापारी के रूप में यहाँ आए थे और उसे व्यापारियों के प्रमुख यानी कि मलिक उल तुज्जार की उपाधि से भी नवाजा गया था। इसी काल में उड़ीसा के जो गजपति नरेश थे वे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के कारण आगे बढ़े, यानी कि उसका सूत्रपात हुआ, और दक्षिण की ओर उसके विस्तारवाद का परिणाम स्वरूप ही बहमनी और गजपति सेनाओं के बीच कई बार युद्ध देखने को मिलता है। फरिश्ता की बात करें तो फरिश्ता ने क्या कहा है कि फरिश्ता एवं बुरहाने के अनुसार हमें यह पता चलता है कि उसने मस्जिदों, सार्वजनिक विद्यालयों, दातव्य संस्थाओं की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बीदर में एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया था। उसने वहां 2 सुंदर गांव धार्मिक दान के रूप में दिए थे ताकि इन गांवों के राजस्व को पूर्ण रूप से जो अस्पताल का निर्माण करवाया गया था उसका खर्चा निकाला जा सके इन गांवों के राजस्व से, जिससे कि उन अस्पतालों में दवाइयाँ, पेय पदार्थ हो, वहाँ पर जो स्टाफ्स काम करते थे उनके पेमेंट यानी कि औषधियों के साथ साथ चिकित्सकों और नर्सों के लिए जो भी उनके एक वेतन के रूप में जो भी दिया जाना था, तो वे सभी चीज़ें कहाँ से मिलती थी, वे इन गांवों के राजस्व के फलस्वरूप ही देखने को मिलता था। इसके बाद आते हैं हुमायूं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं शासक बना। वह इतना निष्ठुर था कि उसे जालिम की उपाधि दी गई थी। वह काफ़ी ज़्यादा जालिम था, इसलिए उसे जालिम की ही उपाधि दे दी गई। इसे दक्कन की निरी भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है कि अगर दक्कन की निरी का नाम पूछे तो वह हुमायूं, जो कि बहमनी वंश से संबंध रखता था, उसे दक्कन का निरी की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा उसे जालिम के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। उसने महमूद गवाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया और इसकी जब मौत हो रही थी तो इसके समय ही इसके सबसे बड़े बेटे, जिसका कि नाम था निजामुद्दीन अहमद, जो कि सिर्फ 8 साल का था,
8 साल का ही था और इसी कारण हुमायूं ने अपने जीवन काल में एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना की थी, और जिसमें कि राजमाता और महमूद गवाह के साथ 4 व्यक्तियों को शामिल कर दिया गया था, ताकि अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद महमूद गवाह, महमूद और फिर वो छोटे से बच्चे की राजमाता और अन्य 4 अधिकारी मिलकर शासन को अच्छी तरह से संभाल सकें। हुमायूं के बाद नाम आता है महमूद तृतीय का। जब इसका राज्यारोहण हो रहा होता है तो महमूद तृतीय की उम्र सिर्फ 9 वर्ष की होती है और महमूद गवें को इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके शासनकाल की बात करें तो उसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद महमूद गवाह को ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान किया जाता है। महमूद गवाह ने अपरिमित राजभक्ति से यानी कि पूरे दिल से बहमनी साम्राज्य की सेवा की थी और अपनी कुशल कूटनीति और सैनिक नेतृत्व से अपने राज्य को यानी कि बहमनी राज्य को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की थी, उसे काफ़ी ऊंचाइयों पर ले गया था। इसी के शासनकाल में यानी कि महमूद गवाह जब प्रधानमंत्री होता है तो उसी के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी राज्य की यात्रा पर आता है। उसने बहमनी शासन में जनसाधारण की दशा का वर्णन अपने लेख में किया है, यानी कि अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो अब इसके बाद देखने को मिलता है बहमनी साम्राज्य का पतन किस तरह से होता है। बहमनी साम्राज्य के पतन का जो बीजारोपण है वह सुल्तान फिरोज शाह के समय से ही देखने को मिल सकता है, यानी कि पीछे के जो भी सुल्तान थे जिन्होंने जिस तरह की नीतियों का पालन किया उन्हीं सारी नीतियों का आगे के समय में देखने को मिलता है पतन के रूप में। जैसे कि बाहर से जो भी मुसलमानों को बुलाया गया या फिर आंतरिक कुचक्र जो था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि महमूद गवाह की मृत्यु के 2 दशक के भीतर ही बहमनी साम्राज्य की तीव्र गति से पतन की शुरुआत हो जाती है। शिहाबुद्दीन महमूद शाह क्या शासनकाल में प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी थी और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंडित हो गया था। महमूद शाह और उसके जो उत्तराधिकारी थे एक तुका सरदार था जो कि अमीर अली बरीद के हाथों की कठपुतली मात्र बन चुके थे और जो इन सुल्तानों के शासनकाल में साम्राज्य का वजीर था। इस वंश के अंतिम सुल्तान यानी कि कलीमुल्लाह शाह की बात करें तो कलीमुल्लाह शाह क्या था। कलीमुल्लाह शाह का पतन कब होता है, पतन के बारे में अभी जो बताया गया था लिस्ट में दिया गया है, उसे याद करना होगा। इसके बाद 1527 ईस्वी में कलीमुल्लाह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद कासिम बरीद को वजीर या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया और उसके स्थान पर उसे 5 भागों में बांट दिया गया, यानी कि 5 नवीन राजवंशों का भी उद्गम हुआ। इन नए नए राज्यों की बात करें तो उनके संस्थापकों की उपाधि उनके नामों के आधार पर दिया गया था। जैसे कि बीदर का जो होता है उदय, बीदर में बीदर शाही वंश का स्थापना किया जाता है। बरार में इमाद शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का उद्भव होता है। इमाद शाही और निजाम शाही राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। अब यहाँ बहमनी साम्राज्य के अंत के समय में महमूद गवाह का नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वह एक ऐसा शख्स था जो कि बाहर से आया था। बाहर से आकर उसने अपनी संपूर्ण राजभक्ति बहमनी साम्राज्य की तरफ दिखाया और इसी कारण उसने अपने काबिलियत के बल पे वजीर के पद पे भी उसकी नियुक्ति की गई थी। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रशासनिक परिषद के सदस्य और सुल्तान हुमायूं के शासनकाल में प्रधानमंत्री के रूप में महमूद गवाह का प्रादुर्भाव होता है, आगमन होता है, जिसने कि साम्राज्य की राजनीतिक समस्याओं का निराकरण किया और बहमनी साम्राज्य को उसके उत्कर्ष तक पहुंचा दिया था। सबसे पहले तो उसने मालवा पर अधिकार किया जो कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता थी।
गोवा के पश्चिम तटों की बात करें तो पश्चिमी समुद्र का जो तट था वो सबसे सर्वाधिक बंदरगाह था और उस समय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था व्यापारिक दृष्टिकोण से। और यह जो जगह था यह विजयनगर का संरक्षित राज्य था। महमूद गवा ने नवविजित प्रदेशों सहित भूतपूर्व 4 प्रांतों को अब 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, यानी कि बरार को गाविल और माहुर में, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार तथा तेलंगाना को राजमुद्री और वारंगल के रूप में विभाजित कर दिया था। उसने प्रांतों से थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर उसे खालसा भूमि में भी बदल दिया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों के सैनिक अधिकारों में भी कटौती करके अब पूरे प्रांत में केवल एक किले को ही प्रत्येक गवर्नर के अधीन रहने दिया। महमूद गवा ने भूमि की पैमाइश, ग्रामों की सीमा का निर्धारण और लगान निर्धारण की जांच करवाई। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि महमूद गवा के द्वारा जो कार्य किए गए थे, यानी कि उसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या किया था। पहले जो 4 प्रशासन को अच्छी तरीके से करने के लिए बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया गया था। महमूद गवा ने उसे 8 प्रांतों में बांट दिया। इसके साथ ही राजनीतिक एकता देने के लिए जितने भी गवर्नर्स थे उन सभी के लिए एक ही दुर्ग का निर्माण करवाया, ताकि वे लोग एक साथ रहकर एक साथ आपस मेल मिलाप भी कर सके और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर सुल्तान का नज़र भी रखा जा सके। इसके अलावे उसने भूमि की पैमाइश करवाई ताकि जो भी उर्वरक भूमि से जो भी उत्पादन होता है उसकी तुलना की जाए, उसे एक तरीके से मापा जा सके कि कितना टैक्स लेना है और कितना किसानों के लिए छूट देना है। इसके साथ ही ग्रामों का सीमा निर्धारण भी करवाया और लगान के निर्धारण की जांच करवाई, जो कि सीधी तरह से डिपेंड था उत्पादन पे। इसके अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में देखें तो महमूद गवा एक सुरुचि संपन्न व्यक्ति था, विद्वानों को संरक्षण दिया करता था और उसने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। महमूद गवा की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उससे सिर्फ बहमनी साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसके बाहर ईरान, इराक, मिस्र, टर्की के सुल्तानों के साथ भी उन सभी महमूद गवा का जो पत्र व्यवहार है वो निरंतर बना हुआ रहता था। लेकिन इस महान व्यक्ति का दुखद अंत हुआ था। महमूद तृतीय के शासनकाल में इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसका मुख्य कारण था अफ्रीकी और दक्कनियों के बीच की जो दलबंदी थी, जो जुटबंदी थी, उसकी मध्य की जो शत्रुता थी, उसके कारण ही इसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फिर इसे फांसी दे दी गई थी। इसके बाद नाम आता है बरार का। बरार की देखें तो बरार कपास का उत्पादक क्षेत्र था। पूर्वी मध्य महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी भारत में इसे देखा जा सकता है। ज्योग्राफिकल एरा में यह क्षेत्र पूर्णा नदी के बेसिन के साथ साथ लगभग 320 किलोमीटर पूर्व पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 200 से लेकर 500 मीटर तक का है और बरार उत्तर में गाविलगढ़ की पहाड़ियों यानी कि मेलघाट से और दक्षिण की अजंता की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ था। तो इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया में देखिए, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी भौगोलिक स्थिति इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में देखते हैं कि बरार का इतिहास किस तरह का था। ऐतिहासिक तौर पर बरार एक अपरिभाषित सीमा क्षेत्र वाले प्रांत का नाम था, जिसका प्रशासनिक महत्व समाप्त हो चुका था क्योंकि विदर्भ शब्द ने इसका स्थान ले लिया था। वैसे यह नाम काफ़ी विस्तृत क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें नागपुर के मैदानी और महाराष्ट्र के सुदूर पूर्वी हिस्से सम्मिलित किए जाते हैं। 13वीं शताब्दी की बात करें तो 13वीं शताब्दी में मुस्लिम सेनाओं के आक्रमण के बाद बरार एक स्पष्ट राजनीतिक इकाई के रूप में उभरकर सामने आता है और मुस्लिम साम्राज्य के बिखरने तक यह बहुत सारे मुस्लिम राज्यों का हिस्सा बना रहा। उसके बाद हैदराबाद के निजाम के अधीन हो गया था। 1853 में यह ब्रिटिश नियंत्रण में आया और 1948 में एक प्रांत के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसे सम्मिलित कर लिया गया था।
अमरावली और अकोला इसके प्रमुख शहर के रूप में जाने जाते हैं और बुल्धाना या तो फिर यवतमाल पठार पर बदार का सुदूर दक्षिण इलाका पूर्णा नदी बेसिन की तुलना में बहुत ही कम विकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बरार की बात करें तो बरार कृषि और खनिज के क्षेत्र में पूरी तरह से निर्भर था। इसके आधे क्षेत्र पर तो कृषि होती थी और बाद के भूभाग पर यानी कि नकदी फसलों का मतलब हो गया कपास और तिलहन की जो खेती होती थी उसकी उपज की जाती थी कृषि के क्षेत्र में और लगभग सभी उद्योग इन फसलों के प्रसंस्करण पर ही निर्भर करते थे। यानी कि यहाँ पर जो भी कृषि चूँकि दक्कन का जो इलाका था वह प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संपन्न देखने को मिलता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उर्वरक भूमि देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुआ करता था। बहुत उर्वरक के कारण काफ़ी ज़्यादा उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। शायद यही कारण था कि सल्तनत काल में जब अलाउद्दीन खिलजी का समय काल चल रहा था तो उसने यहाँ का जो टैक्स था, भू राजस्व और उत्पादन के लिए जो भी राजस्व वो लेता था उसे 50% कर दिया गया था। बाद के शासकों में अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी 50% किया गया था टैक्स, लेकिन उसके समय में कुछ दुर्भिक्ष हो गए थे, कुछ अकाल ऐसे पड़ गए थे और समय ने उसका साथ नहीं दिया था, जिसके कारण कि यहाँ पे विद्रोह हुआ था। और इसके साथ ही यह बहमनी साम्राज्य का उत्कर्ष होता है कुछ अन्य राज्यों के साथ। तो यह था अभी तक का बरार, यानी कि बहमनी साम्राज्य का जो जिसे 4 भागों में बांटा जाता था उनमें सबसे पहला बरार की चर्चा अभी की गई। बरार के बाद हम देखने वाले हैं गोलकुंडा, बीजापुर। इसके बाद हम बरार के बाद देखने वाले हैं बीजापुर का इतिहास। तो आज के लिए इतना ही बरार तक का। इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे बीजापुर के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।